जहांगीर तरीन के घर बैठे मेरे आरिफ अलवी साहब से बात हुई तो मैंने उन्हें कहा कि आप जाने अनजाने में नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के एजेंडे में इस्तेमाल हुए हैं। आरिफ अलवी पीटीआई की तरफ से पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के मेंबर थे और वो इन चंद मेंबरान में से थे जो पूरी तैयारी के साथ कमेटी इजलास में आते और अच्छे सवालात करते थे। ताहम वो बहादुर या डट जाने वाले नहीं थे। वो नवाज लीग के एमएनए से डर और दब जाते थे। नवाज लीग के पुराने खिलाड़ी अच्छी तरह जानते थे कि उन्होंने पहली दफ़ा के एमएनए आरिफ अलवी को कैसे दबा और डरा के रखना है, जो वहाँ अपोजिशन के अकेले मेंबर थे। बाकी ज़्यादातर पीपल्स पार्टी और नवाज लीग के लोग थे। आरिफ अलवी के दबने का एक वाक़या याद आ रहा है कि पनामा इशू चल रहा था। उन्होंने पीएसी में हसन नवाज और हुसैन नवाज के बारे में कमेंट किया तो इस पर नवाज लीग के अरकान भड़क गए और आरिफ अलवी को कहा कि फ़ौरन माफ़ी मांगे, वरना वो इमरान खान और उनका कच्चा चट्टा खोल देंगे। मैं इस इजलास में दीगर सहाफ़ियों के साथ मौजूद था। मेरा ख्याल था कि आरिफ अलवी डट जाएंगे, लेकिन उन्होंने फ़ौरन माफ़ी मांग ली। इस दिन के बाद मैंने उन्हें सीरियस लेना छोड़ दिया। वो एक नौकरी पेशा बंदे की ज़हनियत के मालिक निकले, जो तनख्वाह बचाने के चक्कर में गलती न होने के बावजूद रोज़ाना मालिक की डांट डपट खाकर माफ़ी मांगता रहता है। नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के सियानों ने आरिफ अलवी के लिए काम ढूंढ लिया था। वो काम अलवी साहब जैसा बंदा ही कर सकता था, जिन्होंने सोचे समझे बगैर इसहाक डार और खुर्शीद शाह का काम आसान कर दिया था। हुआ कुछ यूँ कि जब अख्तर बुलंद राना ने तमाम प्राइसेस बिल्डोज करके बिजली घरों को एक ही दिन में 480 अरब रुपए की अदायगी पर एतराज़ के अलावा खुर्शीद शाह पर भी एतराज़ आयद कर दिया कि वो पीपल्स पार्टी दौर की ऑडिट रिपोर्ट्स पर इजलासों की सदारत क्यों करते हैं, तो इस पर पूरी कमेटी जो नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान पर मुश्तमिल थी, इकट्ठे हो गई। उन्हें यह खबर मिली थी कि अख्तर बुलंद राना ने अपनी तनख्वाह अज खुद बढ़ा दी थी। इस पर फ़ौरन एक सब कमेटी बना दी गई, जिसका सरबराह उन्होंने आरिफ अलवी साहब को बना दिया। आरिफ अलवी साहब के लिए बड़ी इज्जत की बात थी कि उन्हें नवाज लीग और पीपल्स पार्टी के अरकान ने कमेटी का सरबराह बना दिया था। अख्तर बुलंद राना पर इल्ज़ाम था कि उन्होंने अपनी तनख्वाह में 30,000 रुपये अज खुद इजाफा कर लिया था, जिसके वो मजाज न थे। अख्तर बुलंद राना का कहना था कि उनके ओहदे की तनख्वाह ग्रेड 22 के अफसर के बराबर होनी चाहिए थी, लेकिन ये इससे 30-40 हज़ार कम थी, लिहाजा अकाउंटेंट जनरल ने उसे बराबर कर दिया। उनका कहना था कि एक ऑडिटर जनरल क्यों कर 30-40 हज़ार की तनख्वाह खुद बढ़ाएगा। खैर, अलवी साहब को तैयार किया गया कि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की तरफ से एक रेफरेंस भेजें, जिसमें अख्तर बुलंद राना को अपने ओहदे से हटाने की दरख्वास्त की जाए, क्योंकि वो अपने ओहदे से इंसाफ नहीं कर पाए। इस रेफरेंस में ऑडिटर जनरल पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की हैसियत को चैलेंज करने और चेयरमैन खुर्शीद शाह पर उठाए गए सवालात को भी आईनी खिलाफ वर्जी के मुतरादिफ करार दिया गया था। कानून के तहत ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ही हटाने का फैसला कर सकती थी, वो भी तब जब इसके खिलाफ रेफरेंस भेजा जाएगा। ऑडिटर जनरल को हटाने का प्रोसेस भी कानून और आइन में वही है जो एक सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने का है। अख्तर बुलंद राना को तसली थी कि ये रेफरेंस उठाकर फेंक दिया जाएगा, लेकिन दर्जनों रेफरेंसों में से सिर्फ उनका रेफरेंस समाअत के लिए फ़ौरन मंजूर कर लिया गया। चूँकि सब कुछ पहले से तय था, इसलिए चंद दिन बाद उन्हें ओहदे से हटा दिया गया। उनका कसूर अपनी तनख्वाह में चंद हज़ार रुपये इजाफा नहीं, बल्कि इसहाक डार की तरफ से बिजली घरों को एक ही दिन में 480 अरब रुपए की अदायगी करने पर सवाल उठाना और खुर्शीद शाह को अपने दौर की करप्शन की ऑडिट रिपोर्ट्स पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलासों की सदारत करने से रोकना था। अख्तर बुलंद राना अभी अपने ओहदे से हटाने जाने पर हैरानी का शिकार थे कि वज़ीर दाखिला चौधरी निसार अली खान को जोश आ गया और उन्होंने FIA के जरिए अख्तर बुलंद राना पर एक मुकदमा दर्ज करा दिया, जिस पर वो मज़ीद मुश्किलात और तकालीफ का शिकार हो गए। यूँ अख्तर बुलंद राना को मुल्क व कौम के 480 अरब रुपए की ज़ाया पर सवाल उठाने की भारी कीमत चुकाना पड़ी। दूसरी तरफ इसहाक डार ने भी अब की दफ़ा पक्का काम करने की ठान ली थी। उन्होंने चुपके से कौमी असम्बली में फिनांस बिल की मंजूरी के वक्त इसमें एक शिक ये डलवा ली कि अब जब भी बिजली घरों को कैपेसिटी चार्जेस या दीगर अदायगियाँ करना होगी तो इसके लिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान से इन बिल्स का ऑडिट कराना ज़रूरी नहीं होगा। अब वज़ारत ख़जाना स्टेट बैंक से बराह रास्त अदायगी कराने के बाद सदर मुमलिकत को मौज़ इन्फॉर्म करने के इतनी अदायगी कर दी गई है। यूँ इसहाक डार ने खुली छुट्टी ले ली कि अब इन अदायगियों का ऑडिट करने वाला कोई नहीं रहा था। कौमी असम्बली के 342 MNAs में से शायद ही किसी को पता चला हो कि डार साहब ने एक बारीक वारदात डालकर उनसे एक बड़ा कानून तब्दील करा लिया था। अगर पता चल भी जाता तो इनकी क्या मजाल थी कि वो इस पर एहतजाज करते या इस नए कानून के खिलाफ बगावत करते।
ویسے بھی اکثر دیکھا گیا ہے کہ MNAs حضرات ان بلوں پر بس حکومت کی طرف سے یس یا نو کا انتظار کرتے ہیں، بل نہیں پڑھتے۔ جب علوی صاحب سے ملاقات ہوئی تو میں نے انہیں یہی بات کہی تو انہوں نے اپنے تئیں لا علمی کا اظہار کیا، بلکہ شاید افسوس کیا کہ انہوں نے وہ ریفرنس بھیجا تھا۔ تاہم وہ اب بھی یہی سمجھے بیٹھے تھے کہ آڈیٹر جنرل نے اپنی تنخواہ 30-40 ہزار روپے بڑھا کر بڑی خلاف ورزی کی تھی۔ میں نے کہا کہ آڈیٹر جنرل کا کہنا تھا کہ قانون کے مطابق اس کی تنخواہ گریڈ 22 کے افسر کے برابر ہوگی۔ اگر انہیں کم تنخواہ مل رہی تھی اور اکاؤنٹنٹ جنرل نے وہ کمی پوری کر دی تو یہ کون سا بڑا اسکینڈل تھا؟ پھر وہ کہنے لگے کہ وہ پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے اختیارات چیلنج کر رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ آپ بتائیں، جس پیپلز پارٹی کے دور کی آڈٹ رپورٹ کمیٹی کے سامنے پیش کی گئی تھی، اس پارٹی کا سابق وزیر اب اس کمیٹی کا چیئرمین تھا۔ اگر آڈیٹر جنرل نے اعتراض کیا تھا تو اس میں کیا غلط تھا؟ میں نے کہا رانا صاحب کا اصل جرم ڈار صاحب کے حکم پر ان پاور پلانٹس کو ایک ہی دن میں بغیر جانچ پڑتال کی جانے والی 480 ارب روپے کی ادائیگی پر اعتراض اور اس پر انکوائری اور آڈٹ رپورٹ تیار کر کے پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے سامنے پیش کرنا تھا۔ اس بندے نے اسحاق ڈار کے بے ضابطگیاں پکڑ کر آپ کو بھیجیں، آپ نے ان بے ضابطگیوں پر کارروائی کے بجائے ریفرنس بنا کر اسے ہی فارغ کرا دیا۔ آپ PTI کے MNA تھے، آپ کو تو اسے PP اور نواز لیگ گٹھ جوڑ سے بچانا چاہیے تھا۔ آپ الٹا ان کے ہر اول دستے کا کردار ادا کرنے لگے۔ انہوں نے آپ کو استعمال کر کے اپنی جان چھڑا لی۔ عارف علوی مجھے کہنے لگے کہ یہ بات مجھے آپ کو پہلے بتانی چاہیے تھی۔ میں نے مسکرا کر کہا، سر جی جانے دیں، اتنا بھولا کوئی نہیں ہوتا، آپ کو بھی سب علم تھا، آپ سب لوگ ملے ہوئے تھے۔